आप सुन रहे हैं भगवान दास मोरवाल जी द्वारा लिखित उपन्यास हलाला धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 4। नसीबन की खटपाटी ने पूरे घर के आत्मबल को डगमगा दिया। सब ये सोच सोच कर परेशान हो उठे कि कहीं ऐसा ना हो कि डमरू को अपनी भावज की इस बेचैनी की भनक लग जाए और वो जमात में जाने से मना कर दे। इसी डर के चलते सबने नसीबन को अपनी अपनी तरह से खूब समझा लिया, मगर सब बेकार। मगर न जाने कैसे इसकी भनक सचमुच डमरू को लग गई और उसी दिन दोपहर को रोटियों के समय सीधा नसीबन के पास चला आया। जिसको भी उसके आने की खबर लगी वो अपना काम छोड़कर नसीबन के पास आ गया। भावज, सुनिए तैने कल सु अन्न जल सब त्याग राखो है? आते ही डमरू ने सादिका नसीबन से पूछा। ना, ऐसी कोई बात ना है, नसीबत ने टालना चाहा। पर तू खटपाटी को ऐसे लेके पड़ी है जैसे मैं कोई बिलात को जा रहा हूँ। 15-20 दिनों की बात है, फिर आ जाऊंगो। डमरू का वाक्य पूरा होते होते नसीबन की हिलकियां बंध गईं। इससे पहले कि डमरू कुछ समझ पाता, नसीबन ने लपक कर उसे अपने अंक में समेट लिया। आंखों से तपे हुए दोंगड़े बरसने लगे। पूरे सहन की दीवारें और मेहराब जैसे सुबकियों में भीग गईं। अपनी सुबकियों को बमुश्किल काबू में कर फातिमा ने लपक कर अपनी जिठानी नसीबन को थाम लिया। डमरू भौचक। उसे लगा जमात पर जाने वालों के घरों में शायद ऐसे दृश्य पैदा होते होंगे। अपनी भावज नसीबन से इसके बारे में उसने कुछ नहीं पूछा। हाँ, इस दौरान डमरू ने अपने आप पर पूरी निर्ममता के साथ काबू पा आंखों को पोंछते हुए अपनी सबसे छोटी भावज आमना की आंखों में झांक कर जरूर देखा था। प्रतिक्रिया में आमना की नज़रें झुकती चली गईं। इस दृश्य ने अपनी जेठानी के प्रति बनी उसकी धारणा और रिश्तों की अनदेखी अदृश्य परत को जिस तरह बेरहमी से उधेड़ा, उससे आमना विचलित होती चली गई। कलसंडा यानी डमरू की जमात में जाने की तैयारी पूरी हो गई। हालांकि तैयारी के नाम पर ऐसा कुछ नहीं है जिसे यहाँ बताया जाए। वो कोई हज करने थोड़ी जा रहा है, जमात ही में तो जा रहा है, वो भी किसी पराए देश में नहीं, अपने ही मुल्क में जा रहा है। जमाल खान ने सबसे बड़े भाई का फ़र्ज़ अदा करते हुए 500 रुपये डमरू के हाथ पर रख दिए। डमरू ने रुपए लेते हुए अपने भाई की ओर देखा तो कमाल खान ने तुरंत बात संभाल ली। धर ले, काम आएगा, कहा पता कब ज़रूरत पड़ जाए। वैसे भी तू कौन सो बिलात जा रो है, और फिर कौन से तोहे जहाज़ में सफ़र करनो है, पैदल ही तो जानो है। रही बात रोटी पानी की, तो बंदोबस्त जहाँ जहाँ होएगा वो करेंगे ही। देख लीजो, ये 500 भी सूखा सट्ट बच जाएगा, रख ले। कमाल खान ने 500 रुपये का पूरा तर्क और वजह बता दी। पता नहीं डमरू अपने बड़े भाई के इस तर्क से कहाँ तक सहमत हुआ, लेकिन उसने रुपए चुपचाप रख लिए, कुछ नहीं कहा। अब तो पूरे घर में बस उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन डमरू जमात के लिए रवाना होगा। उन पलों का इस घर को ही नहीं, सारे पड़ोसियों को भी इंतज़ार है। सब देखना चाहते हैं कि आखिर जमात पर जाता हुआ डमरू कैसा लगता है। आखिर वो दिन भी आ गया। सुबह से डमरू अपनी खास ज़रूरतों की चीज़ों को सहेजने में जुटा हुआ है। हालांकि ज़्यादातर चीज़ें उसने रख ली हैं, फिर भी कुछ छूट ना जाए, इसको लेकर वो आश्वस्त होना चाहता है। वैसे जब तक उसके पास मस्जिद में जमातियों की तरफ से बुलावा नहीं आ जाएगा, तब तक उसकी ये अनिश्चितता और संशय बना रहेगा। इस बीच तीनों भावजें, सारे भाई और अपने अपने अनुभवों के आधार पर जिसको जैसा मुनासिब लग रहा है, अपने अपने तरीके से डमरू को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसे जमात के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अभी बिचली भावज फातिमा उसे कुछ ताकीद करती कि डमरू का बुलावा आ गया। डमरू ने रस्सी में बंधी गुदड़ी, एकमात्र थैला जिसमें कि कुछ ज़रूरी सामान रखा हुआ है, और डोरी में बंधे बदने को एक एक कर उठाया और चलने वाला ही था कि एक बच्चे ने ज़ोर से छींक दिया। देवर, रुक जा थोड़ी देर। आमना ने अपने कलसंडे देवर को किसी तरह के अजाब से बचाने की गरज से कहा। दालान में पीछे खड़ी नसीबन के लिए इतना ही काफ़ी था। उसे तो मानो किसी ऐसे ही मौके की तलाश थी। उसने धीरे से आवाज़ देकर डमरू को अपने पास बुलाया। अपनी भावज की आवाज़ पर वो उसकी ओर बढ़ गया। नसीबन डमरू को एक कोने में ले गई और इससे पहले कि उन दोनों पर किसी की नज़र पड़ती, बड़ी सफाई से नसीबन ने उसकी मुट्ठी में कुछ दिया और उसे ज़ोर से भींचते हुए फुसफुसाई, ले, इन्हें चुपचाप धर ले। कहा है ही, अचकचाते हुए डमरू ने कहा। मैं कोई गंडा ताबीज़ ना दे रही हूँ, 1000 रुपया है, काम आऊँगा। पर कमालू तो कह रो है कि
तेरो ही 14 कमालू जाए चूल्हा में, चुपचाप जेब में पटक ले। नसीबन ने लगभग डांटते हुए साधिकार कहा। जितनी चपलता से पूरी कार्यवाही संपन्न हो गई, उसके चलते डमरू से कुछ भी कहते नहीं बना और चुपचाप रुपये कुर्ते की बगल वाली जेब के ना जाने कब हवाले हो गए। अरे इन देवर भावज में कौन सी बतलावण हो रही है? ही आदमी खड़ो है और इनकी गपड़ चौथ चल रही है। डमरू! अपने भाई जमाल खां की आवाज़ पर आखिरी बार डमरू ने अपनी भावज की पनीली आंखों में देखा। जा, अल्लाह तोहे बढ़ाए राखे। इतना कह नसीबन ने दुपट्टे के ढाटे से अपना मुंह दाब लिया। अच्छो भावज, अपनो ध्यान रखियो। सलाम। सलाम। नसीबन के होठों से 3.5 अक्षर बाहर आते आते छिन्न भिन्न हो गए। नसीबन जब तक सलाम का जवाब देती, डमरू दालान को पार कर चुका था। उसने वहीं से दीवार की ओर से बाहर की ओर देखा। डमरू अपने पीछे पीछे चलते छोटे से हुजूम के साथ लंबे लंबे डग भरता हुआ मस्जिद की तरफ जा रहा था। ई कल संडा भलो जमात में गयो। 3 दिन में आमना को दिन में तारे नजर आने लगे। सोते जागते उठते बैठते उसके मुंह से बस यही निकलता। कहाँ फजर की नमाज के वक्त वो चारपाई पर अलसाई से कुनमुनाती रहती थी और कहाँ फजर के अजान के बोल कानों में पड़ते ही नोहरे की तरफ हो लेती। पता नहीं कमबख्त वो कौन सी घड़ी थी जिसमें उसने सुबह की सानी और दूध दोहने की जिम्मेदारी ओढ़ ली। उसे क्या पता था कि जिस काम को इतना आसान समझ रही थी वो उसके पोर पोर को तोड़ देगा। नोहरे से निपटते निपटते दोपहर की रोटी टूक का वक्त हो जाता। वैसे भी भादों के महीने में पसीना ऐसे चूता है मानो पानी से भरे पठार की देह चू रही हो। आमना को रह रहकर अब लगने लगा है कि उससे बहुत बड़ी चूक हो गई है। आगे की कल्पना और देह को भीतर तक सोखने वाली भादों की उमस भरी गर्मी के चलते आमना सप्ताह भर में कुम्हला गई कि आखिर डमरू के आने तक बाकी के दिन कैसे कटेंगे। असर की नमाज के बाद सब अपने अपने कामों को निपटा थोड़े से फुर्सत के क्षणों में दालान में बैठी हैं। बाहर सहन में एकदम सीधी पड़ती धूप को चीरता हुआ हवा का कोई आवारा झोंका चिपचिपाते जिस्मों से टकराता तो लगता जैसे किसी ने ठंडे पानी की गगरी उड़ेल दी है। इन्हीं आवारा झोंकों के बीच नसीबन को हल्की सी झपकी आ गई। आमना ने बेहद चौकसी बरतते हुए आसपास देखा। जब उसको पूरा यकीन हो गया कि उसकी जेठानी नसीबन को नींद ने पूरी तरह दबोच लिया है तो मौका पाती फातिमा से बोली, फातिमा दारी हमारो ये देवर डमरू वैसे आएगो कद? फातिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है चंगेरी में सींग गलत डल गई है। फातिमा बहन, मैं तोसू कुछ पूछ रही हूँ। रंडी रुके ना, ही तो चंगेरी बिगड़ रही है तो ये अपना देवर की पड़ रही है। सींग को वापस निकालते हुए फातिमा झल्लाई। आमना चुप, शायद गलत समय पर वो पूछ बैठी थी। हाँ अब पूछ, का पूछ रही ही? सींग को सही जगह पर रोते हुए फातिमा ने पूछा। मैं ये पूछ रही हूँ कि डमरू जमात सु कब आएगो? इस बार आमना शब्दों को चुगलाते हुए बोली। क्यों, आ रही है ना याद अब चिड़ी की चिट्ठी? आमना को काटो तो खून नहीं। पूरे दालान में खामोशी छा गई। किसी को इसका बिल्कुल भी गुमान नहीं था कि फातिमा की जगह आमना को जवाब नसीबन देगी। वो नसीबन जिसे आमना गहरी नींद में सोने का भ्रम पाले हुए थी। चिनाल बड़ी हरी हरी चुगी ही डमरू के राज में। रंडी ए अब तो पतो चल रही है जब सलवार ऊपर से नीचे तलक गीली हो रही है। आई देवर वाली, ई तो तोहे जब ही सोचड़ी जब मैंने वो गरीब जमात में भिजवायो हो। मेरा कौन सा वो लत्ताने फाड़े हो जो मैंने भिजवायो? इस बीच आमना अपने आप को संभाल चुकी थी। ना तो फिर मैं चलावे ही वापे तीर। कभी वासु कहवे ही कि चारू पहर या सीसा के आगे धरो पावे है, तो कदी कहवे ही कि खुदा ने थोड़ो सा मलूक ना बनायो। देखो अब कैसी देवर वाली बन रही है। साइना बेटी पलहड़ी पैसू सीकन्ने उतार के लइयो। अपनी जिठानी और दौरानी के बीच बढ़ती नोक झोंक को थोड़ा भोतरा करने की गरज से फातिमा अपनी लड़की को आवाज़ देती हुई बोली। चौबारा में खसम के बगल में पड़ी बड़ा बिजड़ा झले ही। पटरानी अब झलवा बिजड़ा है। नसीबन कहते कहते चारपाई पर बैठ गई। त्यारे व बिजड़ा को ही तो जलन है। बहान हमारे कायलू है जलन तेरा बिजड़ा को। अपने आप को शामिल हुआ देख फातिमा ने पहली बार दखल देते हुए कहा। जलन है जभी तो भिजवायो हमने वाई जमात में। नसीबन ने व्यंग कसते हुए फातिमा की ओर देखा। आमना बहान बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। रंडी
ना तू वाय पहुँचती और ना वो आज जमात में हो। तो अब ये 10-20 दिन जो भी हैं तुझे गोडना ही पड़ेगा, चाहे तू इन्हें रोके गोड़ या हंस के गोड़। फातिमा ने एक तरह से आमना के सवाल का जवाब दे दिया। मैं तो चाहूँ हूँ खुदा वाए जमात में ही राखे। वह डमरू के होते या हरामड़ के चूतड़न सु बड़ा चना फोड़ा हा, अब पता चलेगी आए। आदमी की असली कदर तो पीछे ही पतो चले है, पर यह बेहूदी कुलखणी चोद है कोने समझाए। या को तो ऊ कहणो है कि पूरा तो पूरा रहें, ओछा रहें अनेक, बिल्ली के पर होवता मूसो न रहतो एक। नसीबन ने अपना पूरा गुबार निकाल दिया। आमना खिसियाई सी इधर उधर देखने लगी, कुछ नहीं बोली। फातिमा को जब लगा कि अब बहुत हो चुका है, तब उसने इस बीच किसी बेख्याली के चलते चंगेरी में गलत डल चुकी सींग को एक झटके से खींचा और झुंझुलाते हुए यह कहकर उसे सहन की ओर उछाल दिया, जा हरामड़, तैने भी खून पी राखो है, पड़ी रह तू। दूर पड़ी चंगेरी को देखकर ये कहना मुश्किल है कि फातिमा ने यह चंगेरी के बारे में कहा था या फिर अपनी दौरानी आमना के बारे में। ऐसी यही माजना होड़ो चाहिए। समझ गई आमना कि उसकी दोनों जेठानियों का इशारा उसी की तरफ है। चंगेरी तो महज एक बहाना है। इसी बीच नसीबन ने तमतमाते हुए आमना की ओर देखा तो अपनी जिठानी से नज़र मिलते ही आमना खिखिया कर हंस पड़ी। नहीं रुका गया नसीबन से। कैसी बेहया हुई पड़ी है, रंडी सु कितनी कह ले वो, पर मजाल है या कि कुछ फर्क तो पड़ जाए। कैसी दांत फाड़ रही है हरामण, तेरी जैसी गुंडी ना देखी आज तलक। अब तो देख ली, आमना ने उसी तरह हंसते हुए अपनी जिठानी को छेड़ते हुए कहा। सही कही है काई ने कि नंग पड़ो परमेसर सु, बहान मैं जोड़ूं तेरे आगे हाथ, तू मुहे बखस। भन बनाते हुए नसीबन पीठ फेर कर फिर से लेट गई। दालान में एक जोर का ठहाका गूंजा, ऐसा ठहाका कि जिस दिन दालान की कड़ियाँ भादों की उमस भरी गर्मी से बिलबिला रही थीं और थोड़ी सहमी हुई थीं, एकाएक फिर से चहचहाने लगीं। एक एक कर सब उठ गईं। दालान में अब नसीबन के मंद मंद मुस्कुराते बेफिक्र खर्राटे गूंजने लगे, जिन्हें सप्तम सुर में कड़ियों में झूलती चिड़ियों की चहचहाट और मधुर बना रही थी। सचमुच आमना के लिए एक एक दिन जैसे एक एक साल लंबा हो गया। उसने कसम खा ली कि डमरू के जमात से लौटने के बाद उससे अलिफ से बै भी नहीं कहेगी। उसने मन ही मन कान में अंटा लगा लिया कि वो अब अपनी जिठानी नसीबन का भी इसके लिए विरोध नहीं करेगी कि डमरू का घर बसेगा या नहीं। हाँ, नहीं बसेगा तो ज़मीन जायदाद के और हिस्से होने से बच जाएंगे, और अगर बस गया और जो इस घर में आएगी अपना हिस्सा लेने से, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मगर उसे अपनी जेठानी फातिमा पर शक ही नहीं, पूरा यकीन हो गया कि यह किसी दोधारी छुरी से कम खतरनाक नहीं है। जैसा मौका होता है उसी के मुताबिक अपनी धार का इस्तेमाल करने से नहीं चूकती है। इसका मतलब साफ है कि उसे इस फातिमा नाम की छुरी से और ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। भली आदमन खुद तो अच्छी बन जाती है और फंसवा देती है इस बेचारी आमना को। आमना ने पूरब की ओर पीट कर पश्चिम यानी काबा की ओर मुँह कर मनी मन एक बार फिर यह अहद ले लिया कि वो अपने देवर डमरू को कम से कम कल संडा तो हरगिज़ नहीं कहेगी। रही बात जमात या हज की, सो इन पर तो दुनिया जाती है। अगर आदमी का अपने दीन पर भरोसा नहीं रहा तो वो कहेगा आदमी। आमना ने मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत किया कि जैसे भी कटे ये दिन तो उसे काटने ही होंगे। क्या पता इसमें भी उसकी कोई भलाई हो, बस जमात से किसी तरह डमरू लौट आए। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका दूसरों को पता नहीं इंतज़ार था या नहीं, मगर आमना को उसका बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे ही पता चला कि डमरू घर की ओर आ रहा है, नसीबन लगभग दौड़ते हुए आई और दरवाजे पर खड़ी हो गई। नसीबन को पल भर के लिए अपनी आंखों पर यकीन सा नहीं हुआ। भौचक खड़ी रह गई वो। मगरिब की मटमैली ढलती उदास शाम, बल्कि कहिए उदास झुटपुटे में एक बार तो अपने डमरू को पहचान ही नहीं पाई। सिर पर गोल टोपी, तहमद की जगह ऊंचा पायजामा, और सबसे बड़ी बात यह कि बुद्धन नाई से 8-10 दिन में जो खत अपने आप को तराशे बिना नहीं रहता था, उसकी जगह भरी पूरी दाढ़ी ने ले ली। कहने का मतलब ये कि वही कलसंडा जो उसकी सबसे छोटी भावज आमना के लिए उपहास का पात्र बना हुआ था, उसे एकदम मासूम नज़र आ रहा है। डमरू के दरवाजे पर पहुंचते ही पूरा घर उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। भावज अस्सलाम वालेकुम। डमरू ने आते ही सबसे पहले अपनी बड़ी भावज नसीबन को सलाम किया। नसीबन तो मानो निहाल हो गई, सिर से पांव तक जैसे बर्फ़ के बुरादे से नहा गई। वहाँ
बड़े भाइयों समेत दोनों भावजी भी मौजूद थीं, लेकिन इस सब में उसे नसीबन ही नजर आई। आजा भीतर आजा, हाथ में झूलती गुदड़ी की गांठ को लेते हुए नसीबन बोली। कंधे से झूलता थैला और बगल में लटका बदना धीरे धीरे नसीबन के पीछे हो लिया। इससे पहले कि नसीबन अपने देवर डमरू के लिए किसी से चाय पानी के लिए कहती, सामने से आमना गिलास लिए तेजी से आई और डमरू को पूरा सम्मान देते हुए बोली, ले शरबत पी ले। अपनी दौरानी आमना का ये रूप देख नसीबन की आंखें विस्मय और हैरानी से फैलती चली गईं। नसीबन से कहे बिना नहीं रुका गया, आज तो बड़ो लाड़ारो है अपने देवर पे। कहाँ तो चारू पैर चुटकी से भरे ही और कहाँ आज आपड़ा हाथ सु शरबत पिया रही है। मारे व्यंग के नसीबन के होंठ वक्र होते चले गए। आमना कुछ नहीं बोली, बस एक हल्की सी मुस्कान बिखेर कर रह गई। एक मध्यम सा ठहाका गूंजकर अंधेरे में तब्दील हो चुके सांझ के झुटपुटे में घुल गया। बातों बातों में किसी को पता ही नहीं चला कि कब ईशा की नमाज का वक्त हो गया। अरे कुछ रोटी टूक को भी मीजान है क्या ना? नसीबन ने जैसे पूरे घर से पूछा। पहले निवाज पढ़ाऊँ? इससे पहले कि सामने ओसारे से कोई जवाब मिलता, डमरू नमाज पढ़ने के लिए चल पड़ा। अभी उसने दालान पार किया ही था कि मस्जिद के लाउड स्पीकर से ईशा की अजान फिजा में गूंजने लगे। फज्र की अजान के बोल कानों में पड़ते आमना हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। अन्य दिनों की तरह अलसाई सी वो तेजी से नोहरे की तरफ हो ली, मगर बीच रास्ते में अचानक उसे ख्याल आया कि अब तो जमात से डमरू आ गया है, फिर वो क्यों जा रही है नोहरे में। एकाएक उसकी चाल मंदी पड़ती चली गई और बीच रास्ते में ठिठक गई। देर तलक वो इसी दुविधा से जूझती रही कि वो नोहरे में जाए या नहीं, मगर ये सोचकर कि जब इतनी दूर आ ही गई है तो क्यों ना नोहरे में जाया जाए। जब इतने दिनों से वो सानी पानी करती आ रही है तब एक दिन और सही। नोहरे में डमरू की खाली चारपाई को देख आमना ने इधर उधर टोहा, मगर डमरू से कहीं नजर नहीं आया। आमना समझ गई कि वो फज्र की नमाज पढ़ने गया होगा। जब तक डमरू नमाज पढ़कर आता है तब तक वो भैंसों की सानी ही कर दे, दूध डमरू खुद आकर धो लेगा। यही सोच आमना अपने काम में लग गई। आमना अभी सानी कर ही रही थी कि उसे लगा कि कोई साया चारपाई के पास खड़ा है। हालांकि पौ पूरी तरह से फट चुकी है, बावजूद इसके एक अनजाने खौफ से आमना का रोआं रोआं सिहरता चला गया। पूरा बदन पसीने में नहा गया। एक झटके से वो भैंसों के बीच से बाहर निकल आई तो एक अपनेपन की डांट ने उसका सारा भय दूर कर दिया। भावज तू ही क्या कर रही है? डमरू ने हैरानी के साथ साथ थोड़े नाराजगी भरे अंदाज में पूछा। सानी कर रही हूँ। ये डमरू कहाँ मरगो है जो तू इतनी सदौसी उठ के सानी करन आई है? डमरू गुस्सा दिखाते हुए बोला। सोची के घड़ाई दिनों में आयो है या मारे। घड़ा दिन तो तू ऐसे कह रही है जैसे कोई मैं साल 6 महीना में बिलात सू आया हूँ। चल हट, हाथ धो के अपने घर जा। ये काम भला घर की बहू बेटी का ना होवे है। वैसे भी ये डमरू अभी जिंदो है, मरो ना है। आज पहली बार सुबह के कुनमुने उजास में आमना के दिल से अपने इस कलसंडा देवर यानी डमरू के लिए दुआ निकली। अल्लाह ताला तो सही सलामत राखे, तेरो घर बस जाए। आमना ने हाथ धोए और नोहरे से घर चली आई। वापस लौटते उसे लगा कि जो देह कई बार बांस की खपच्चियों सा लरच जाता था और पोर पोर मूंज की मानिंद ऐठा रहता था, लग रहा है वो रुई के फाहे सी हल्की हो गई है। डमरू से दोपहर लेनी मुश्किल हो गई। अचानक बिना किसी सूचना के डमरू को सामने से आता देख दालान में थोड़ा आराम करने की गरज से अस्त व्यस्त लेटी हुई तीनों भावजों ने अपने आप को फटाफट व्यवस्थित किया। हालांकि देवर होने के नाते नसीबन और फातिमा डमरू के सामने कम ही अदब से रहती हैं, लेकिन जब से डमरू जमात से आया है वे अपनी इस बेख्याली और लापरवाही के प्रति थोड़ा चौकन्ना रहने लगी हैं। नसीबन ने लपक कर सिरहाने रखे दुपट्टे को उठाया और सिर पर डाल लिया। आजा, आज कैसे गैल भूल गो? पायते की ओर सरकने की कोशिश करते हुए नसीबन ने हुलसते हुए पूछा। मगर डमरू ऐसी बेअदबी कभी नहीं कर सकता। इससे पहले कि उसकी भावज नसीबन पायते की ओर सरकती, वो पायते की ओर बैठ गया। अपने देवर डमरू की शिष्टता पर नसीबन निहाल हो गई। होठों पर एक वक्रता छा गई। एकाएक आमना चुपचाप देवर भावज के बीच चल रहे इस मौन संवाद को देखती रही। कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की उसने, ये सोचकर कि कहीं डमरू नोहरे वाले प्रसंग को न छेड़ बैठे। इधर डमरू भी जैसे मौका तलाशने लगा। मौका मिलते ही उसने पहले अपने आप को सहज किया
और फिर धीरे से कुर्ते की बगल वाली जेब में हाथ डाल उसमें से कुछ निकालते हुए अपनी बड़ी भावज नसीबन की ओर बढ़ाते हुए बोला, भावज ले अपनी अमानत। नसीबन ही नहीं, उसके इर्द गिर्द बैठे पूरे दालान की समझ में नहीं आया कि डमरू के पास ऐसी कौन सी अमानत है जिसे वो भरी दोपहरी में देने आया है। मेरी कौन सी अमानत है तेरे पे, जाए तू या बखत देड़ आयो है? हैरान नसीबन ने पूछा। वही जो तैने जमात पे जाते बखत दी, डमरू ने बेहद भोलेपन से कहा। डमरू के इतना कहते ही नसीबन का चेहरा सफ़ेद पड़ता चला गया। लगा मानो उसके देवर ने सबके सामने उसे बेपर्दा कर दिया। इधर फातिमा और आमना की आंखों में रह रहकर एक के बाद एक अकुलाहट भरे सवाल तैरने लगे कि उनकी जिठानी ने जमात पर जाने से पहले उसे ऐसा क्या दे दिया जिसकी उन्हें भनक तक नहीं लगी और जिसे ये लौटाने आया है। धर ले बखत बेफकत कदी और काम आ जाऊंगा, नसीबन चेहरे के भावों को छिपाने की कोशिश करते हुए बोली। जब ये अभी जमात में काम ना आया तो अब कद आऊँगा, और फिर जबकि तब देखी जाएगी। अब क्या करे नसीबन? इससे पहले कि वो कुछ कह पाती 100 के कई नोट अपने आप से बगावत कर उसकी मुट्ठी में कैद हो गए। अच्छो तो ई है वो अमानत जो चुपचाप वादे बरामदा में दी गई। फातिमा देख ली अपनी जिठानी की चतुराई, आमना ने फातिमा को सुनाते हुए नसीबन की आंखों में आंखें धंसाते हुए कहा। यहाँ में चतुराई की कोई बात ना है, खरस ना हुआ होगा। फातिमा भाप गई आमना के शब्दों की आहट। बात खर्च की ना है बहन, बात आदमी के सयानपत की है। ई तो यहीं हम बैठा हाँ जो हमने पता चल गई, नहीं तो। आमना तू चुप कर, 24 घंटा सींग ना अलझाए करे है। फातिमा थोड़ा सख्त होते हुए बोली। ले मैं सींग अलझाती डोलू हूँ बहन, तैने तो धरती फाड़ दी, ही तो घर लुट रो है और ऊपर सुए कह रही है कि रंडी तू चुप भी रहेगी कैसे? फातिमा ने दांत पीसते हुए आमना को रोकना चाहा। अपनी जिठानी नसीबन के तमतमाए चेहरे और मारे गुस्से के फड़फड़ाते नथनों को देख उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि आने वाले कुछ पलों में दालान का दृश्य क्या होगा। फातिमा या तो यार रंडी ये चुप कर ले, नहीं या को ऐसो माजना झाड़ूंगी कि याद रखेगी। नसीबन ने फातिमा को संबोधित करते हुए जैसे आमना को चेतावनी दी। अगर मेरा चुप रहना सू ई घर लुटना सू बचरो होए तो ले मैंने अपना मुंह पे ताला लगा लियो। पर बहन खरी बात कहे बिना तो मैं अपना बाप की भी ना मानूं। कहते कहते आमना का सांस चढ़ने लगा। इधर फातिमा की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अपनी जिठानी नसीबन और दौरानी आमना को किंकरत विमूढ़ सी देखती रही। हार कर नसीबन ने अपनी लड़ाई खुद ही लड़ने में बेहतरी समझी। ओ कुलखणी चोद, बिगड़ा खानदान की बेसहूरी, सीख ले कुछ। ई पिछाड़ होवे है खानदानी माड़स की, ई ना हो के जो भी माल मिले वाहे गुल्लक में धर ले। आमना अपनी जिठानी के इस अनपेक्षित हमले से अकबका गई। अनुभवी नसीबन के लिए इतना ही काफ़ी था। यही मौका है आमना को दबोचने का। कुछ सहूर सीख ले गुंडी, शर्म कर कुछ। मेरो डमरू तेरा जैसा बिगड़ा खानदान को ना है। अगर ये तेरी तरह चंट होतो ना तो ये रुपया सबके आगे ना देतो। हैरानी हुई आमना को कि ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसी बात हो गई। सिर भन्ना गया उसका। आंखों के आगे सोचते हुए अंधेरा छा गया कि एक तो उसने इतना बड़ा पर्दाफाश किया, ऊपर से उसे बेशऊरी बिगड़ा खानदान की गुंडी जैसे विशेषणों से सुशोभित किया जा रहा है। आमना की सारी तरतीबें एक ही पल में धराशायी हो गईं। निरीह आमना ने बेहद कातरता के साथ अपनी जिठानी फातिमा की ओर देखा, मानो गुहार सी लगाई, मगर यहाँ भी आमना को निराशा ही हाथ लगी। आमना नसीबन ठीक कह रही है। डमरू के मन में अगर जरा भी खोट हो तो ना तो वो इन रुपयान ने दे तो ही ना। वैसे बहन बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, तो मैं जरा सो भी सहू ना है। आमना को अपनी इस जिठानी फातिमा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपनी इन दोनों जिठानियों से अब वो कैसे लोहा ले? कुछ नहीं सूझा उसे। हार कर उसे फातिमा पर ही पलटवार करना मुनासिब लगा। जा बेपेंदी की, तेरो भी कोई दीन ईमान, कदी तू नसीबन में घुस जाए और कदी काई और में। सही कही है कि सड़क पे खड़ी होड़ वाली को कोई दीन धर्म ना होवे है। आमना ने फातिमा पर सीधी चोट करते हुए कोचा। रंडी तैने कद देख ली मैं सड़क पे? इसके बाद फातिमा अपनी जिठानी की ओर पलटी। नसीबन देख ले अभी मेरे ऊपर कैसा कैसा तूफान लगा रही है। बहन मैंने तो जो सुनी है वही कही है कि
भादस की बकरी, मालब की गधी और घासेड़ा की छोरी सड़क पे ही खड़ी मिला। हाँ। बेबस फातिमा ने नसीबन की ओर देखा। आमना अपनी इस विजय पर मन ही मन मुस्कुराई। इधर नसीबन समझ गई कि आमना ऐसे उनके काबू में आने वाली नहीं। बिना पत्तल फड़काए ये मानेगी नहीं। एक बार फिर अपने अनुभव का इस्तेमाल कर संयम बरतते हुए एक एक शब्द को चुभलाते हुए नसीबन ने नुकीला वार करते हुए कहा, फातिमा, तू यासू न जीत पाएगी। ये तो उनमें सू है कि नकटा की नाक कटी, सवा हाथ और बढ़ी। वैसे भी बहन, कई भला मानस ने सही कही है कि जो करे बाप घर वही करे आप घर। सही कही है तैने। और फिर सिंगार जैसी बिगड़ैल तो पूरी दुनिया में ना मिलेगी। फातिमा ने हिकारत भरी मुद्रा अपनाते हुए नसीबन का साथ देते हुए कहा, देख फातिमा, तू मेरा पीहर तलक तो जाए मत। पत्तल फाड़ना मुँह पे भी अच्छी तरह आवे है। बहन, तू मेरी कौन सी पत्तल फाड़ेगी? फातिमा ने आमना से पूछा। अच्छो, बता दूं डहर वाली बात? बता दे, और फिर मैं भी तो बता दूंगी कि वादिन चौबारा में तू आई ही मेरे पे। एकाएक आमना का पासा उल्टा पड़ गया। सहम गई वो ये सोचकर कि कहीं फातिमा उसके किए कराए पे पानी न फेर दे। उसने उसी समय हथियार डाल दिए। बहन, तमसू तो खुदा भी ना जीत सके, मैं तो चली, कौन लगे तिहारे मुँह। इधर फातिमा भी नहीं चाहती थी कि उनकी योजना का उसकी जिठानी को पता चले। वो भी चुप्पी साध गई, परंतु नसीबन रह रहकर आमना को सुनाते हुए कहती रही, ई खुदा भी कैसे बरसे जब ऐसी ऐसी गुंडी या धरती पे पैदा हो रही हुए। तू तो बहन ऐसे कह रही है जैसे मैंने तेरे खुदा की नल की टोटी भींच राखी होए। आमना भी कहाँ रुकने वाली थी। अच्छो, अब तू ही सूझा, नहीं तो कुछ को कुछ हो जाएगो। अंततः नसीबनी लगभग पस्त होते हुए बोली। इस बीच किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि इस नोक झोंक का मुख्य पात्र डमरू अब वहाँ नहीं है। किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि जिस पात्र के चलते तीनों दौरानी जेठानियाँ एक दूसरे की पत्तल फाड़ने पर आमादा थीं, वही वहाँ से चुपचाप खिसक गया। वैसे डमरू का वहाँ से खिसकना ही ठीक था, वरना ये तीनों धीरे धीरे जिस चरम पर पहुँच चुकी थीं, उसे देखकर वो भाप गया कि अब यहाँ जरूर विशुद्ध भारतीय ग्रामीण संस्कृति के पुष्पों की वर्षा होने वाली है। अरे ओ पेश इमाम, अन्यायी, तू यहाँ जबसु जमात सु आयो है या काफरे बिल्कुल भूल गो। तस्बीह के मड़कों की फेरी लगाता अंगूठे का पोर इस आवाज़ पर ठिठक गया। अपने ख्यालों में डूबा डमरू ये भी भूल गया कि वो इस वक्त लपरलेंडी के चौतरे के सामने से गुजर रहा है। ऐसी बात ना है काका, मुझे ख्याल ना रहो, डमरू ने झेपते हुए कहा। आ जा, कहान को जा रो है? लपरलेंडी डमरू को बुलाते हुए बोला। अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, कई दिन फुर्सत से आऊँगो, तस्बीह के मड़कों को थोड़ा विराम देते हुए कहा डमरू ने। हाँ भाई लाला, अब तो तू जल्दी में रहेगो ही, गहरी सांस लेते हुए लपरलेंडी लगभग शिकायत करते हुए बोला। लगे है अपनी भावसु जो तेरी टिसल फिस चल रही वो अब ख़त्म होगी दिखे है। काका, काहे की टिसल फिस, ये तो घर घर की कहानी है। यार, जमात सु आते ही तू तो वाकई इमाम साहब बढ़ गो। पर एक बात याद रखियो, बखत पे तेरे ये लपरलेंडी काम आएगो। इतना कह लपरलेंडी जोर से हंसा। सही कह रहो है, तेरा कहना सू ही मैं जमात में गयो हो। वैसे जमात में जाके काम तो तैने बहुत बढ़िया करो है। मैंने तो अपनों ई असूल बना लियो हो काका के सुख चाहावे जीव को, काम छोड़ दो चार, चोरी चुगली जामनी और पराई नार। सही कहूँ, खुदा की इबादत सु मोहे तो फुर्सत ही ना है। बहन, एचोदाई की दुनियादारी कुछ ना धरो है यहाँ में, और फिर काम धंधा भी कौन सा कम है। ई तो तू सही कह रो है। और फिर मेरे यार, बैठे पूरी ना पड़े बैठे देओगे कौन, जो धंधा सु धन उपजे त्यों पंखा सु पौन। इतना कह लपरलेंडी थोड़ा गंभीर होता चला गया, मगर अचानक उसे जैसे कुछ याद आ गया। अन्यायी, एक बात तो बता, तेरी उस सिंगार वाली भावज अब ठीक तो है? लपरलेंडी का इशारा आमना की तरफ था। तू तो बावली बात करे है, भला कुत्ता की पूंछ कभी सूधी होती देखी है? डमरू फिर हंसते हुए बोला। वैसे भी कुल में कोई ना कोई तो कुल्हाड़ी होना चाहिए। गोली मार तू तो, तेरी बलासु कुछ भी होए। मेरे यार, तेरा तो ऊ कहनो है कि जोरू न जापा अल्लाह मियाँ सु नाता।
इस बार वे दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। अच्छो काका, काई दिन फुर्सत सु बैठ के बतलांगे। इतना कह डमरू तेजी से लंबे लंबे डग भरता हुआ आगे चला गया। उपन्यास हलाला की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।